नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। 8 मार्च दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर वर्ष हमारा संकल्प दोहराने का समय होता है कि महिलाओं के लिए जिस तरह की भी चुनौतियां इस दुनिया में आज हैं उन्हें दूर किया जाए और ये बेहतर दुनिया बनाई जाए महिलाओं के लिए, क्योंकि इतिहास भरा पड़ा है महिलाओं के योगदान से। महिलाओं के बिना हम अपने घर, समाज और दुनिया की कल्पना कर ही नहीं सकते। और महिलाएं दूसरी तरफ देखिए तो अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन के तमाम सपनों और ख्वाबों को अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए भूल जाती हैं। वो भूल जाती हैं कि उन्हें कुछ खुद भी अपने लिए करना है। और फिर अगर उनका जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद उनकी इच्छाएं और उनके सपने सब परिवार के सदस्यों के आसपास ही महदूद होकर रह जाते हैं और महिलाओं का स्वास्थ्य इन सब में कहीं पीछे छूट जाता है। और शायद यही कारण है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े ये बताते हैं कि हर रोज लगभग 1000 महिलाओं की मृत्यु होती है सिर्फ गर्भावस्था या फिर प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण। उसके अलावा एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, 1/3 भाग माना जाए जितनी कुल मृत्यु होती है महिलाओं की, उसमें से 1/3 में कारण होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज या फिर स्ट्रोक। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में लगभग 60% महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की ऐसी हैं जो अनीमिया और खून की कमी से प्रभावित होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होगा महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना और ये समझना कि कौन से खतरे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। दुनिया भर में महिलाओं के अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो खतरे सबसे ज़्यादा उनके सामने रहते हैं वो खुद उन सबसे ज़्यादा अनजान रहती हैं। अपनी सेहत की चिंता नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि परिवार की जिम्मेदारियां उनके लिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दुनिया भर में महिलाओं के सामने भेदभाव, हिंसा, न जाने कितने और ऐसे, जिसे कहना चाहिए कि ये बड़ी बड़ी बुराइयां उनके सामने हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात आती है तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम इन्हें आधी आबादी मानते तो हैं, लेकिन इनका ख्याल कितना रखते हैं ये भी सोचने का और विचार करने का समय है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। और ये भी जानने की ज़रूरत है कि खुद महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर कितनी जागरूक हैं, क्योंकि आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि तकरीबन 18 से 20% महिलाओं में मोटापा एक बड़े खतरे के रूप में नज़र आ रहा है। इसलिए ज़रूरी है ये समझना कि हर उम्र की महिलाओं में अलग अलग चुनौतियां कौन सी हैं स्वास्थ्य को लेकर। वहीं जब बात आती है मानसिक स्वास्थ्य की तो विशेषज्ञों के सामने मुश्किल होती है कि जो छोटे छोटे लक्षण होते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता और गंभीरता उसकी बढ़ती है। इसलिए ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होने की और ये समझने की कि कौन सी बीमारियों का खतरा हो सकता है हर उम्र की महिलाओं में और कैसे हो सकती है इसकी पहचान। आज की महिलाएं जिन पर कई जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस का कामकाज, घर, परिवार और बच्चों की देखभाल, इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने में खुद अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कहीं पीछे छूट जाता है। आजकल की बदलती जीवन शैली के कारण महिलाओं में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। महिलाओं को जीवन में कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। बचपन, किशोर अवस्था, गर्भावस्था और वृद्धावस्था, इन सभी स्थितियों में देखभाल की आवश्यकता होती है। कुपोषण, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव और कोई बीमारी होने पर लापरवाही करना न सिर्फ समस्या का कारण बनता है बल्कि समस्या होने पर गंभीरता को भी बढ़ा देता है। भारत में किशोरियों से लेकर हर उम्र की महिलाओं में खून की कमी और एनीमिया की समस्या देखी जाती है। किशोरावस्था में हार्मोन में परिवर्तन होते हैं, ऐसे में पोषण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा गर्भावस्था में सही देखभाल न होना और पोषण में कमी कई समस्याओं का कारण बनती है, जिसका प्रभाव माँ और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के ही स्वास्थ्य पर पड़ता है। वहीं मध्य आयु वर्ग की महिलाओं में मासिक धर्म में अनियमितता और माहवारी में अधिक रक्तस्राव होने की समस्याएं हो सकती हैं। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तनाव, उदासीनता, अवसाद और कई तरह की मानसिक समस्याएं महिलाओं में देखी जाती हैं और अक्सर नजरअंदाज भी कर दी जाती हैं, जिसका परिणाम गंभीर हो सकता है। जरूरी है कि सभी महिलाएं
अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, कोई समस्या होने पर लापरवाही न करें, विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं और सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। हमारे कई ग्रंथों में, हमारी कविताओं में, शायरी में महिलाओं के सम्मान में और उनकी महिमा में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि साधनों संसाधनों से उनकी पहुंच अभी भी बहुत दूर है। अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो वो अपने सपनों के आकाश को कैसे पा सकती हैं। बहुत ज़रूरत है आज फिर से ये विचार करने की कि जो हमारी आधी आबादी है इस दुनिया की, उसको लेकर हमारा नज़रिया कैसा है और उनकी हालत कैसी है। आइए एक बेहतर कल के लिए और इस बेहतरी के लिए कुछ जानें और जागें, और साथ ही ये भी समझें कि किस तरह के महत्वपूर्ण कदम सभी को उठाने होंगे, चाहे वो खुद महिलाएं हों या फिर उनका परिवार, जिससे उनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके। आज का जो विषय है महिलाओं का स्वास्थ्य और उसकी देखभाल कैसे की जाए, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। आइए आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मिता देशपांडे, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री फ्रॉम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके जलका, सीनियर डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी, मैक्स हेल्थ केयर एंड फॉर्मर डीन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गायनिकोलॉजी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नीना, हम आप ही से ये समझने की कोशिश करें कि अब जाकर पुरुष ये मानने लगे हैं कि महिलाएं उनसे सचमुच बेहतर हैं और धीरे धीरे ये स्वीकार्यता बढ़ी है और बढ़ रही है, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, वो कौन सी चुनौतियां हैं जो महिला को जन्म लेते ही जिनका सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य की समस्याओं का जब हम जिक्र करते हैं? हम बहुत सही कहा में संजीव जी। आई थिंक महिलाओं को जैसे माँ के गर्भ में होती तब से बड़ी चुनौती, क्योंकि आज भी हमें मानना पड़ेगा कि फीमेल फीटिसाइड, जबकि हमारे सोसाइटी में हम लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं। काफ़ी ऐसे समाज में ऐसे फैमिलीज़ हैं जो कि एक मेल पुरुष के लिए इच्छुक हैं और उस चक्कर में अभी भी फीमेल फीटिसाइड है। तो राइट फ्रॉम द माँ के पेट से लेकर बाहर आने तक, उसके बाद जब वो बचपन में स्कूल जा रही है और उससे जाके किशोर अवस्था में जाती है तो अनीमिया एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है लड़कियों में, और उसका सबसे बड़ा असर है उसकी शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट पे। और हम जानते हैं कि अभी भी भेदभाव है, अभी भी मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी तो स्वास्थ्य और अगर खान पान सही नहीं रहेगा तो उस किशोर अवस्था में जाने तक उसको अनीमिया की प्रॉब्लम होगी। उसके बाद जब वो अपने शादी के बाद गर्भावस्था में जाती है फिर अनीमिया एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और उसके बाद जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज को क्रॉस करती हैं तो मासिक की परेशानियाँ और माहवारी की परेशानियां हैं। और जैसे कि हम कह चुके हैं, आप किरण जी ने बताया, कैंसर का जो रोग है वो हम जानते हैं कि जब महिलाएं 50 या 55 साल की उम्र के बाद तो आजकल हम देख रहे हैं कि यंगर एज ग्रुप में भी लेडीज़ को कैंसर है। और मीनोपॉज के बाद जब शरीर के सब क्षमताएं मतलब कम हो जाती हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस, बोन वीकनेस और ये सब चीज़ें मिला के ओवरऑल वुमेन को हेल्थ को तो बहुत लंबी लिस्ट है समस्याओं की जो बचपन से लेकर और वृद्धावस्था की महिलाओं को गुजरना पड़ता है, जिनसे डॉक्टर स्मिता देशपांडे, जब भी स्वास्थ्य की बात आती है तो बीमारियां की लिस्ट सामने होती है कि कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, लेकिन जब स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, क्या आपको लगता है महिलाओं के स्वास्थ्य पर जोर दिया जाए तो मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान कुछ कम दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। हर समय जब स्वास्थ्य की बात होती है तो मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान जो है वो कम ही दिया जाता है, जबकि जैसे मैडम कह रही हैं अनीमिया या ऐसी बाकी सारी जो तकलीफ़ें हैं उनकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। अगर महिला कमज़ोर हो, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, तो भी उसके मानसिक स्वास्थ्य पर, उसके समझ पर, सोच समझ करने की शक्ति पर भी असर पड़ता है। दूसरा, अगर उसको जो एक अधिकार मिलना चाहिए या उसको समाज में जो जगह मिलनी चाहिए अगर वो नहीं मिले तो अपने आप को वो अगर कमज़ोर पाए और उसके जो मूलभूत मानवाधिकार हैं उनका अगर पूरी तरह से ध्यान ना दिया जाए, उसका मान सम्मान ना रखा जाए, तो उनके मन पर जो आघात होता है उसकी वजह से हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नोन एज कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन हो जाते हैं, बहुत
30 से 40% तक की महिलाएं जीवन भर में एक न एक मानसिक बीमारी का सामना उन्हें करना पड़ता है, चाहे वो तीव्र हो, चाहे वो थोड़ी सी तकलीफ दे हो, लेकिन अस्पताल तक पहुंचाने लायक ना हो। और इसका हम सबसे बड़ा कारण ये मानते हैं कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, उनके जो विचार हैं, उनको जो महत्व दिया जाना चाहिए, वो दिया नहीं जाता। और इसकी वजह से अनेक तरह की मानसिक तकलीफें उनमें पनपती हैं। ये जो मुद्दा सामने आया है डॉक्टर जिल्का की, महिलाओं को ये कहा जाता है कि सहनशीलता ज़्यादा होगी या सैक्रिफाइस करने की जो टेंडेंसी है, कहीं ना कहीं जब बात आ रही है रोग को पहचानने की और विशेषज्ञ के पास पहुंचने की, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो एज अ ड्रॉबैक सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर कैंसर की बात करें, जाहिर तौर पर बहुत एडवांस स्टेज में आप तक पहुँचती हैं महिलाएँ। यही हो रहा है कि महिलाओं में जैसे ओबेसिटी का बताया, मोटापा से 11 प्रकार के कैंसर होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर। तो ये आमतौर देखा गया है कि दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री में स्तन कैंसर सबसे कॉमन है, और वैसे वर्ल्ड में भी कॉमन है, कॉमनेस्ट कैंसर जिसे हम कहते हैं। तो ये मोटापे के कारण भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर कैंसर ऑफ द सर्विक्स, यूट्राइन सर्विक्स, जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। और तीसरे नंबर पर गॉल ब्लैडर कैंसर महिलाओं में आ रहा है, ये दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री में। फिर एंडोमेट्रियम का कैंसर, जो बच्चेदानी का कैंसर। तो ये सारे कैंसर हम इसको लाइफस्टाइल कैंसर्स कहते हैं। जी। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मीनू हैं हरियाणा से टेलीफोन लाइन पर। मीनू जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बैकबोन में ना जो बैठने वाला हिस्सा होता है ना नीचे, जी, उसमें बहुत पेन होती है और दोनों लेग्स में भी दर्द है और पेट में भी अनकंफर्टेबल सा फील होता है। मुझे जिंक लेनी होती है, मतलब हर दिन ही लेती हूँ 1-2। अच्छा, तो मैं किस डॉक्टर से मिलूं? हड्डियों की प्रॉब्लम है या पेट की प्रॉब्लम है ये? जी ठीक है। आपकी उम्र कितनी है मीनू जी? उम्र 36। जी डॉक्टर नीना। अगर आपके महीने की और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी चाहेंगे गायनिकोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया जाए, क्योंकि आपको पेट में भी दर्द है। पर जो आपकी रीढ़ की हड्डी में नीचे की तरफ दर्द है और जो नीचे लेग्स में भी जा रहा है, तो इसके लिए आवश्यकता है आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलने की। जी डॉक्टर स्मिता, आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? बिना वजह शरीर में दर्द होना, ये औरतों में काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। और हम मानते हैं कि इनमें से कई वजह जो मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियों से भी हो सकती हैं। दूसरी बात है कि जो लोअर बैक पेन्स वगैरह होते हैं, ये पोस्चर, अगर आप ठीक से बैठे नहीं, ठीक से चले फिरे नहीं, या रेगुलर तरीके से आप कुछ व्यायाम ना करें, अपने शरीर की चालना ना दें, वज़न का ख्याल ना रखें, तो उससे कई बार इस तरह के दर्दें वगैरह हो सकती हैं। अजीत वशिष्ठ वो लिख रहे हैं कि उनकी माताजी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती हैं, उनको क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात, उन्हें डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए। इसके अलावा सुनील हैं डॉक्टर जुल्का, वो ये जानना चाहते हैं कि यूट्रस कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, और रघुनाथ राव ये जानना चाहते हैं कि ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग, अगर कोई ये जानना चाहे कि उसे क्या करना है, पहले से ही स्क्रीनिंग हो जाए। हम ये कहते हैं 20 साल की उम्र से, क्योंकि जैसा डॉक्टर नीना ने बताया कि आजकल यंग गर्ल्स आ रही हैं विद ब्रेस्ट कैंसर, जो कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जिसे हम कहते हैं। ट्रिपल नेगेटिव एग्रेसिव टाइप ऑफ कैंसर है, जिसमें हार्मोन रिसेप्टर्स नहीं होते, लाइक ER, PR, HER, तीनों रिसेप्टर्स नेगेटिव होते हैं, उसको ट्रिपल नेगेटिव कहते हैं जी। तो 20 साल की उम्र से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब दाएं हाथ से लेफ्ट ब्रेस्ट का और बाएं हाथ से राइट ब्रेस्ट का एग्जामिन करें, और महीने में 1 दिन माहवारी के आगे पीछे करें, और उसमें देखें कोई गांठ तो नहीं है, निपल धस तो नहीं गया है, तो ये सारी जांच करें। और उसमें देखें इवन बगल में गांठ तो नहीं है या गले में गांठ तो नहीं है, ये देखें और डॉक्टर को दिखाएं अगर कुछ भी मिले। जी, तो लक्षणों की 30 साल से ऊपर जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हम जोर देते हैं। और जो तो अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो मैमोग्राम हम 40 इयर्स के बाद बोलते हैं, क्योंकि यंगर ब्रेस्ट जो होती हैं वो डेंस ब्रेस्ट होती हैं, मैमोग्राम में नहीं। तो सेल्फ एग्जामिनेशन तो सबको करना है 20 वर्ष की उम्र के बाद, आपने बताया। जी,
डॉक्टर नीना मल्होत्रा, अब अगर बात करें एडोलेसेंट एज ग्रुप की, जैसे डॉक्टर जुल्का ने कहा कि ओबेसिटी एक बड़ा कारण है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का। हालांकि ये माना जाता है कि मोटापा सिर्फ कॉस्मेटिक रीजन तक ही सीमित रहेगा। ऐसे में एडोलेसेंट एज ग्रुप की अगर बात करते हैं, क्या समस्याएं आप बताना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ पर हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, शायद न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज होती हैं। कौन सी समस्याएं हो सकती हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एडोलेसेंट में ओबेसिटी एक प्रॉब्लम हो चुकी है, और ये नहीं कि शहर या अर्बन एरियाज़ में, बट रूरल एरियाज़ में भी है। और इसका हम सब कहेंगे कि ये इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। हमारे डाइट हैबिट्स जो आज से हमारे मतलब 20-25 साल पहले थी, वो चेंज हुई हैं। 1% मैं कहूँगी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़, जो कि हमारे इंडियन स्टैटिस्टिक्स में 20% लड़कियों को एडोलेसेंट एज में कहा गया है। और ये प्रवृत्ति में इन यंग गर्ल्स की टेंडेंसी होती है टू गेन मोर वेट। सो उससे उनके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, और बॉडी का जो फैट होता है वो कंट्रीब्यूट करता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस को। इनके ना ही ओवरीज को के लेवल पे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, और इन्हीं यंग गर्ल्स में टेंडेंसी होती है 40 साल की उम्र पे आते आते डायबिटीज़ डेवलप करने की। यही यंग गर्ल्स अगर अनचेक्ड रहें तो आगे जाके, जैसे डॉक्टर जुल्का ने कहा, एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए भी ज़्यादा प्रोन और प्रभावित हो सकती हैं। तो ये देखा जाए तो ये सब चीज़ें एक मिलजुल के जुड़ी हुई हैं। और इस सब का कारण है हमारी ईटिंग हैबिट्स। तो ज़रूरी है कि हम अपनी खान पान को ध्यान दें। और आजकल जो फैंसी फूड्स जो कि आ गए हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, और जो बहुत ही रिफाइंड काइंड ऑफ मील्स जो हम लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं वेस्टर्न काइंड ऑफ डाइट से, उस पे नियंत्रण रखें। तो ये सब एक काइंड ऑफ बिगिनिंग है ऑफ अ प्रॉब्लम, जो कि आगे चल के लेटर इन लाइफ तंग कर सकती हैं। ये मोटापा से एक और चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि इसको जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया, ये इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब कि डायबिटीज़ है, जो लाइपोप्रोटीन्स हैं वो हाई हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, तो ये सब मोटापे से के कारण है। और मोटापे से फिर आगे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर भी बढ़ जाता है मोटापे के कारण, क्योंकि फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन्स जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं इसमें मोटापे के कारण, और ये भी पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में। जी डॉक्टर जुल्का, एक हमारे दर्शक का सवाल आया, वो ये जानना चाहते हैं कि मैमोग्राम जो है वो कब रिकमेंडेड है, और क्या 59-60 साल के बाद कराना चाहिए, और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं क्या? हाँ, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, क्योंकि लोग मैमोग्राम करा के हमारे पास आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक डॉक्टर को ना मिलें तो मैमोग्राम नहीं कराना चाहिए। मैमोग्राम आपको हम रिकमेंड करते हैं 45 के बाद, 40-45 के बाद। अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो मतलब आपकी मासी को कैंसर है मदर साइड से या फादर साइड से, ब्रेस्ट कैंसर है किसी को, तो 40 साल के बाद मैमोग्राम करा सकते हैं। जब एक्सपर्ट कहेंगे तब कराना है, स्वयं नहीं कराना है, क्योंकि मैमोग्राम में भी रेडिएशन हो सकता है। तो साइड इफेक्ट होते हैं उसके? तो साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा डॉक्टर स्मिता देशपांडे, एक ज़रूरी बात आपने, जो हमारी एक दर्शक थी उनके प्रश्न पर आपने एक बात कही थी, ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि कई बार शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है, और कई बार जो मानसिक स्थितियां हैं उनसे हमारा शरीर प्रभावित होता है। वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें आप शरीर में हो रही बीमारियों को देखकर ये पता चलाएंगे कि इनको कुछ मानसिक तौर पर ये थोड़ा सा विचलित हैं? देखिए, कैंसर की ही एक उदाहरण ले लीजिए। हम मानते हैं कि करीब 30% औरतें जिनको कैंसर हो गया है उन्हें सीरियस डिप्रेशन भी हो जाता है, और ये स्वाभाविक है। अगर आपको पता चले कि आपको कोई बीमारी है, उसके लिए लंबा इलाज चलेगा, खर्चा होगा, सारी परिवार में उथल पुथल होगी, तो अपसेट होना लाजमी है। लेकिन साथ साथ में कुछ औरतें बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, और मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन। और डिप्रेशन इस वजह से होता है कि उन्हें ये जानकारी है कि ये काफ़ी सीरियस हमें बीमारी हुई है। इसी तरह से अगर थायराइड का एग्जाम्पल ले लें, आजकल थायराइड कम होना ये औरतों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कम से कम दिल्ली रीजन में तो है। उसमें कई लक्षण ऐसे होते हैं कि कमज़ोरी होना, एनर्जी कम होना, नींद न आना, भूख की तकलीफ़ें। तो डॉक्टर ये भी मानते हैं कि ये केवल थायराइड की वजह से, पर ये ज़रूरी नहीं है। ये कई सारे लक्षण मानसिक बीमारियों के भी लक्षण हो सकते हैं, जिसकी वजह से इलाज करना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ओबेसिटी,
इन सारी चीज़ों में भी जो शारीरिक तकलीफ़ें होती हैं उनकी वजह से मानसिक परेशानियां भी बहुत आम हैं, और कई बार ये इतनी ज़्यादा डिस्ट्रेस, इतना ज़्यादा परेशानी पैदा करती हैं कि उन्हें उनका इलाज कराना, मनोरोग विशेषज्ञ से इलाज कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी डॉक्टर स्मिता, हम ये भी चाहेंगे आप ज़रूर बताएं, क्योंकि एडोलेसेंट एज ग्रुप की बात हो रही थी, उसमें अक्सर एक तो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही कोई मानसिक परेशानियां, क्योंकि पीयर प्रेशर रहता है कि आपको स्मोकिंग करना है, इस तरह की चीज़ें आजकल महिलाओं के साथ ज़्यादा जुड़ गई हैं, तो कौन सी समस्याएं आप उनमें देखती हैं? आजकल लड़कियों में लड़कों के जैसे बने रहने की जो होड़ लगी हुई है, उसकी वजह से भी लड़कियों में जो आम तौर से अपने प्रोटेक्टिव फैक्टर्स थे वो कम होते जा रहे हैं। तो कई बार लड़कियां भी रिस्क टेकिंग बिहेवियर करती हैं, रिस्की बिहेवियर, ड्रग एडिक्शन, जैसे तंबाकू की आप बात कर रही थी। तंबाकू तो सब हम मानते हैं कि सबसे कॉमन और गेटवे ड्रग है, वहाँ से बाकी सारे ड्रग्स शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से जो लड़कों में बीमारियां पैदा हो रही हैं वही अब हम लड़कियों में भी देखने लगे हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो लड़कों में होते थे, बिना सोचे समझे काम करना, अपने आप को अनेक तरह के खतरों में डालना, इंक्लूडिंग शारीरिक खतरे, और लड़कियों में वो खतरे ज़्यादा असरदार होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली प्रेगनेंसी वगैरह तो लड़कियों को ही होती हैं और उसके जो कारण होते हैं, उनकी जो परिणाम होते हैं वो लड़कियों को ही भोगने पड़ते हैं। दूसरी मोटी सी बात यह है कि तंबाकू का कैंसर औरतों में बहुत ज़्यादा पाया जाने लगा है, क्योंकि जो सिगरेट तो छोड़ दीजिए, लेकिन च्यूइंग टोबैको औरतों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, खासकर रूरल एरियाज़ में। इसलिए माउथ कैंसर वगैरह औरतों में अक्सर ज़्यादा पाया जाने लगा है। डॉक्टर जिल का क्या कहना एक्चुअली चाहिए? ये मैं इसको और जरा विस्तार से बताना चाहता हूँ कि ओरल कैंसर्स की बात की। ओरल कैंसर्स हमारे नॉर्थ ईस्ट पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर इंसिडेंस इतना ज़्यादा है कि लोग जर्दा, खैनी, जिसको हम स्मोकलेस टोबैको कहते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं। तो इसलिए उससे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, और तंबाकू से 40% हमारे कैंसर्स, 40 to 50% कैंसर होते हैं, जो कि महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा महिलाएं भी इस्तेमाल करती हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा 14.5 लाख न्यू कैंसर केसेस होते हैं प्रतिवर्ष इंडिया में, जिनमें 40% आर टोबैको रिलेटेड। जी डॉक्टर नीना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने शुरू में ही उठाई थी कि बचपन से लेकर और बड़े होने तक और बाद में बच्चों के जन्म के बाद भी महिलाओं को सबसे ज़्यादा जिस समस्या से जूझना पड़ता है हमारे देश में एनीमिया। एनीमिया को लेकर क्या क्या समस्या हो सकती है और कोई कैसे पहचाने और कौन से लक्षणों का ध्यान रखकर ताकि एनीमिया को ज़रूर टैकल किया जा सके? आई थिंक अभी अनीमिया एक प्रॉब्लम है जो कि बिना लक्षण के भी हो सकता है। उस स्कूल में जाते हुए स्कूल की उसकी परफॉर्मेंस कम है, कमज़ोर फील करते हैं। जहाँ बच्चे खेलना कूदना चाहते हैं, ऐसी लड़कियाँ खेल कूद में भाग नहीं लेती। जब वो किशोर अवस्था में आते हैं, उनके पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण भी अनीमिया हो सकता है। डाइट की कमी से हो सकता है। वो अपने रूटीन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा भाग नहीं लेती। जब वो आगे जाती हैं तो इसको हम मेंटल फटीग भी कहते हैं कि काम करने में मन नहीं लगता है और थोड़ी सी विड्रॉन रहती हैं। उसके बाद जब प्रेगनेंसी अगर होती है तो इनमें अनीमिया की वजह से बहुत अगर मतलब थकान महसूस होती है, और अगर बहुत अनीमिया बढ़ जाए तो उनको सांस की तकलीफ, ब्रेथलेसनेस, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। और बहुत मतलब ये अनकॉमन नहीं है कि हमारे अस्पताल में महिलाएं आएंगी बहुत कम हीमोग्लोबिन के साथ और हार्ट फेलियर में प्रेजेंट करती हैं। वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि एनीमिया के लिए हीमोग्लोबिन का क्या लेवल माने जिसको कट ऑफ माना जाए कि अब चिंता की बात है। अगर WHO स्टैंडर्ड से देखा जाए तो 12 हीमोग्लोबिन ऑफ 12 इज व्हाट इज आइडियल। एंड हमारे सरकार का एक इनिशिएटिव है 12/12, जिसमें सरकार ने कहा कि 12 वर्ष की उम्र की आयु तक उस बच्ची का या उस लड़की का हीमोग्लोबिन 12% होना चाहिए। तो 12 अगर है तो बहुत अच्छा है, पर मतलब निराशजनक है कि हमारे पास 60 से 70% जो लड़कियां हैं किशोर अवस्था से लेकर चाइल्ड बेयरिंग में अनीमिया से सफ़र करती हैं। कितने लेवल पे आप एनीमिया मानेंगे? एटलीस्ट 11%, 11 हीमोग्लोबिन के नीचे मैं एनीमिया मानूंगी इंडियन सिचुएशन में। अच्छा संजीव जी, एक और चीज़, एनीमिया में इतना हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एनीमिया भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। तो अभी कई लोगों में एनीमिया होता है, वो खून की जांच वैसे ही हीमोग्लोबिन करा लिया बस कि चलो आयरन खा लिया, तो उसमें
हम पेरिफेरल स्मीयर जब कराते हैं तो ल्यूकीमियाज और लिम्फोमास भी निकल आते हैं। कईयों के गांठ होती हैं गर्दन में, इधर बगल में, या नीचे गांठ होती है, पेट में गांठ होती है। तो एनीमिया कैंसर करके भी हो सकता है जी। तो ये भूलें नहीं, जांच अवश्य कराएं। डॉक्टर स्मिता देशपांडे, वर्किंग फीमेल्स की बात की जाए, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर। वो महिलाएं जिनको घर भी देखना है, परिवार की जिम्मेदारियाँ भी हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है वहाँ पर? क्योंकि कुल मिलाकर मुद्दा यही आता है कि अगर मेंटल हेल्थ ठीक होगी तभी बाकी सारी चीज़ें लॉन्ग रन में अच्छी चल पाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो वर्किंग वुमेन में जी हाँ स्ट्रेस तो रहता ही है, क्योंकि वे अपने आप को हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार मानती हैं। घर के लिए भी वो ज़िम्मेदार मानती हैं और ऑफिस के लिए तो जिम्मेदारी तो है ही। तो सबसे पहले उन्हें ये चाहिए कि अपना टाइम मैनेजमेंट करें, और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं घर के लिए, जो जिसमें हर चीज़ में औरत को ज़िम्मेदार माना गया था, वो अपने आप अपने कंधों पर ना लें। जहाँ तक हो सके घर वालों को भी एडजस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स का काम करना, पैसे के लिए काम करना ज़रूरी हो गया है, और वो पहले से ही होता था। औरतें भी अपने खेतों में काम करती थीं, अपने घर में सब्जियां वब्जियां उगाती थीं, आज भी कर रही हैं। रूरल वुमेन में देखा गया है कि आधी से ज़्यादा तो वो खुद ही अपने घर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जो उनके पति हैं वो बाहर गए हुए होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में पूरे परिवार वालों को भी उनका साथ देना पड़ेगा कि जो समय का बंटवारा है कामकाज में, घर के कामकाजों में, वो सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। साथ साथ में उस वर्किंग वुमन को ये भी अपना ध्यान देना है कि अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से बनाए रखें। अगर अपना स्वास्थ्य ही खराब रहे तो घर के स्वास्थ्य के लिए वो कुछ सोच नहीं सकती। और कम से कम हफ्ते में, दिन में कुछ मिनट या हफ्ते में कुछ एक समय ऐसा निकाल लें जो अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए वो दें। एक कहीं कोई स्पिरिचुअल मीटिंग वगैरह हो सकती है, या कहीं सहेलियों के साथ बातचीत हो सकती है, या कहीं अपनों के साथ ही वो बैठकर अपने सुख दुख अगर बांटें तो उनके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा पॉजिटिव परिणाम हो सकता है। फिलहाल नासिक से विकास जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। विकास जी, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था मैडम, डिलीवरी के 6 महीने बाद बच्चे की तबीयत तो ठीक है, लेकिन माँ का तबीयत में बहुत मतलब कमजोरी आ रही है। क्या समस्या हो रही है विकास जी उन्हें? उनका खाने पे पूरा ध्यान नहीं रहता है, खाना कम होता है उनका, होते जा रहा है। जी। और उसके बाद उनका मतलब बच्चों को भी दूध पूरा पिला नहीं पाते। जी। लगता है क्या आपके वाइफ का कोई हीमोग्लोबिन, जो हम अभी एनीमिया डिस्कस करें, तो हीमोग्लोबिन की जांच बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनको खान पान में रुचि नहीं है, और साथ साथ आप कह रहे हैं उनको थकान महसूस हो रहा है। उसके साथ मैं सजेस्ट करूँगी एक थायराइड का टेस्ट भी कराएं, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो प्रीपेरम पीरियड जिसे हम कहते हैं, उसमें थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके वजह से भूख की कमी आ सकती है, और ये भी कारण हो सकता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से ना कर पाएँ। तो ये चीज़ों का ध्यान दोनों का देखना चाहिए हमको। डॉक्टर नीना, हम चाहेंगे आप यहीं पर बता दें, क्योंकि गर्भावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जिसके अंदर क्योंकि अगर माँ के स्वास्थ्य पर प्रभाव होगा, शिशु का पूरा जीवन और उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। किस तरह की देखभाल करनी चाहिए, कौन सी बातों का खास ख्याल रखना होगा? देखिए, गर्भावस्था में सबसे ज़रूरी है खान पान का, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और खान पान में मालूम है कि वो माँ अपने लिए ही नहीं, पर अपने प्रेगनेंसी में, अपने गर्भ में आने वाले जो फ्यूचर बेबी जो आ रहा है, उसकी हेल्थ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिशन। तो हमें पता है कि उसको 2 प्राणियों का भोजन लेना है, इसलिए न्यूट्रिशन में कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, और उसको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। अगर शाकाहारी हैं तो हमें मालूम है कि दालें, पनीर, दूध, उससे रिलेटेड चीज़ों में प्रोटीन बहुत अच्छा है। और अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। साथ साथ हमें पता है कि अनीमिया की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होती है, इसलिए उनको आयरन का सप्लीमेंट, डाइटरी के अलावा आयरन सप्लीमेंट्स देने ज़रूरी हैं। और जब डिलीवरी होती है तो पता है कि खून ब्लड लॉस होगा, उसका भी कवर अप करना पड़ेगा। तो प्यूपेरम जो पीरियड हम कहते हैं प्रेगनेंसी के बाद, उसमें भी डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो माँ अब स्तनपान करा रही है, लैक्टेशन कर रही है, तो उससे उसकी बोन हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स कैल्शियम की हैं वो दुगने हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि महिला को 1000 मिलीग्राम
अगर कैल्शियम की आवश्यकता है प्रेगनेंसी में, लैक्टेशनल पीरियड में उसको 1500 मिलीग्राम की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए कम से कम उसको आधे किलो दूध जो कि रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम चाहिए, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल। जी, और डिलीवरीज जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज या अस्पतालों में ही हो, ये भी ध्यान ये रखना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हैं। और अब ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें और महिलाएं इंस्टीट्यूशन में ही डिलीवर करें। हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। हमारी चर्चा विशेषज्ञों के साथ जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे करें महिलाएं अपने स्वास्थ्य की देखभाल। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर स्मिता देशपांडे, अब आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, जैसी बात हुई कि गर्भावस्था, माँ बनने के बाद किसी महिला की ज़िंदगी, दुनिया सब बदल जाता है, और कई मामलों में देखा गया है कि वो मानसिक तनाव में भी आती है और कई बार मानसिक अवसाद भी हो जाता है। ये क्या स्थिति होती है? जी हाँ, देखिए जो लिटरेचर है और जो किताबें वगैरह हैं या मूवीज़ वगैरह जो हम देखते हैं, उसमें माँ का बनना तो बहुत एक आइडियलिस्टिक वे में दिखाया गया है, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अलग है। जब गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद करीब 6-8 महीने तक औरतों में कई ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियां पाई जाती हैं। इसलिए नहीं कि वो बच्चे को चाहती नहीं है, लेकिन क्योंकि इसलिए कि बच्चा पेट में रखना और उसे फिर डिलीवरी करा के उसका सारा देखभाल करना, इन सारी चीज़ों से उस पर काफ़ी बोझ पड़ता है और एडिशनल बोझ भी पड़ता है। तो कई बार जो लास्ट ट्राइमेस्टर आखिरी 3 महीने हैं और डिलीवरी के बाद में अगले 3-4-6 महीने तक हम ये मानते हैं कि डिप्रेशन का जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ये क्यों होता है ये समझना मुश्किल है। हो सकता है कि शरीर के जो परिवर्तन होते हैं उसकी वजह से होता हो, या क्योंकि औरत पर ज़्यादा बोझ पड़ता है इसलिए हो रहा हो। वजह जो भी हो, या कोई हार्मोनल चेंजेस हैं उस वजह से हो रहा हो, वजह जो भी है, ये देखा गया है कि डिलीवरी के आसपास डिप्रेशन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है औरतों में, और थकावट, उदासीनता, बच्चे के प्रति या परिवार के प्रति अरुचि, नींद में और भूख में फ़र्क पड़ जाना, इस तरह की चीज़ें अक्सर पाई जाती हैं। और धीरे धीरे उन्हें ये लगता है कि वो बिल्कुल ही असहाय है, उनको कोई हेल्प नहीं कर सकता, उनकी कोई हेल्प हो भी नहीं सकती और उन्हें कोई कुछ कर नहीं सकता। और इस तरह की जो नेगेटिव विचार होते हैं उसकी वजह से बच्चे पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। यहाँ तक कि कई बार जो सीरियस मेंटल इलनेसेस हम कहते हैं, इसका साइकोसिस वगैरह, वो भी कई बार प्योरपेरियम में डिलीवरी के बाद पाए जाते हैं। और इन सब के लिए जो माँ का स्वास्थ्य है उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैडम ने कहा था, उनके खान पान की व्यवस्था भी देखना ज़रूरी है, और समय समय पर उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिले, थोड़ा समय से आराम मिले, ये भी देखना ज़रूरी है। अगर ये लक्षण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास या अस्पताल के पास ही जाना चाहिए और क्लियरली बताना है ये बीमारी है, और बीमारी का इलाज कराने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जी, और इस दौरान हमारे बहुत दर्शकों ने ईमेल्स भेजे हैं। डॉक्टर हेमंत हैं, डॉक्टर जुल्का, वो ये जानना चाहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के प्रिकॉशंस क्या हैं। तो जाहिर सी बात है आप कार्यक्रम में ज़रूर बताएंगे, अगले हिस्से में रैपिड फायर में भी हम ये बातें ज़रूर चर्चा में लाएंगे। इसमें हम बिफोर उसके जाए, एक चीज़ जो पहले का क्वेश्चन था वो उसमें आधा रह गया था कि सर्विक्स कैंसर का जो हम बताना चाहते थे कि पैप स्मीयर बहुत कॉमन है। बच्चेदानी के मुंह से पानी लिया जाता है और उसको जांच की जाती है कि कैंसर है या नहीं है। हम कैंसर से पहले की अवस्था में ही पकड़ सकते हैं, या HPV DNA कहते हैं टेस्ट, वो भी करते हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि सारे HPV से नहीं होते कैंसर, नॉन HPV भी होते हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर स्मिता देशपांडे, हमारे बहुत से दर्शकों ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत से प्रश्न पूछे हैं और अलग अलग हैं। उषा किरण है, उनका सवाल
थोड़ा सा अलग है। वो ये कहती हैं कि मैं 24 वर्ष की हूँ, मेरा रंग गोरा है, लेकिन हाथ जो हैं वो उनके काले हैं, उसकी त्वचा अच्छी नहीं है। कहती हैं मैं जब भी किसी पार्टी या कहीं जाती हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, उससे बहुत तनाव में रहती हैं वो। एक सवाल ये हुआ। इसके अलावा सुमित पाल हैं, वो अपनी माताजी के बारे में, कलकत्ते में रहते हैं ये, वहाँ से उन्होंने ईमेल भेजा है और वो ये जानना चाहते हैं कि पिताजी इनके 2014 में गुजर गए थे। 52 वर्ष की इनकी माताजी हैं। जब से वो गुजरे हैं माताजी का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हुआ है। उनको नींद नहीं आती, एनर्जी लेवल बहुत कम है, नींद की दवाई, साइकेट्रिस्ट के पास गई हैं वो, लेकिन दवाइयों से उनको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। इसके अलावा एक और सवाल मैं चाहूँगा सबको मिलाकर, आप ज़रा, ये महिलाओं के स्वास्थ्य की बात है तो उषा वर्मा जी हैं, उन्होंने अपनी बेटी के बारे में लिखा है। 2 वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था और 2 वर्षों से उन्होंने जो शब्द लिखा है मैं पढ़कर सुना देता हूँ। सिंस लास्ट 2 years शी इज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज़। डॉक्टर ने कहा है कि उनको OCD है, उनको क्या करना चाहिए, ये खुद भी डिप्रेस्ड हैं, बताइए। सबसे पहले तो मैं उषा किरण जी का सवाल लूंगी, जो कहती थी कि हमारे हाथ थोड़े से अलग हैं और चेहरा थोड़ा सा अलग है। जी देखिए, आप अपने आप को इतना कमज़ोर ना मानिए। केवल उसके अपीयरेंस पर, उसके शारीरिक कैसे वो दिखता है उसके ऊपर जज नहीं किया जाता। आपके काम आपकी पहचान बनाएंगे। तो केवल हाथ काले हैं या नाक टेढ़ी है, ये चीज़ सोचकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें। अगर इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रेस हो रहा है, यहाँ तक कि आप अपना रोज़मर्रा की जो आपकी जिम्मेदारियाँ वो भी पूरी नहीं कर पा रही हैं, तो ये एक रोग का स्वरूप भी ले सकता है। और इस हालत में ये ज़रूरी है कि आप किसी मनोरोग विशेषज्ञ से भी सलाह ले लें। लेकिन अगर ये केवल तनाव और किसी सिचुएशन में अगर आपको तनाव लगता है तो अपने आप को शांत करने की कोशिश करें और अपनी पहचान इस तरह से बना पाएँ कि आप चाहे विकलांग हों, चाहे कमज़ोर हों, आपका स्वभाव और आपके कर्म ही आपकी पहचान बने और आपके लिए एक आदर का एक आपकी पहचान बना दे। और ये संदेश सभी के लिए है उषा जी। जी हाँ, सभी के लिए है। दूसरा सवाल था जो 50-55 साल की जो सुमित पाल जी का, सुमित पाल जी का माताजी के बारे में। कई बार जब हमारे जो प्रिय व्यक्ति हैं अगर हमसे बिछुड़ जाते हैं तो हमारे मन में उदासी पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इनके पिताजी गुजरने के बाद 2 साल बाद तक भी इनकी माताजी उससे निकल नहीं पाई हैं। उदासी रहती है और इलाज भी चल रहा है, लेकिन जो दवाएं उन्हें दी गई हैं वो उन्हें सूट नहीं कर रही हैं। तो डिप्रेशन के लिए लिटरली दर्जनों दवाइयां हैं, कोई ना कोई इन्हें ज़रूर सूट करेगी। अगर एक नहीं मात्रा में, अगर एक नहीं लागू पड़ रही तो दूसरी किसी की कोशिश करें। और इसके साथ साथ डिप्रेशन का इलाज केवल दवा से नहीं होता, आपके रोज़मर्रा के टाइम टेबल में भी बदलाव लाना, एक्टिव रहना ज़रूरी है। आखिरी बात है जो इमोशनल और अब्यूज़ की, ये ईच कॉइन हैज़ 2 साइड्स। सो हो सकता है कि अगर OCD है सचमुच में इनकी बेटी को है तो इसका इलाज कराना ज़रूरी है। अगर केवल OCD की वजह से उसे इमोशनल, फिजिकल और इस अनेक तरह के अब्यूज़ किए जा रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि जो औरतें इस तरह के मानवाधिकार का मैंने पहले भी बात की थी, इस तरह के मानवाधिकार के बारे में हनन फेस कर रही हैं, तो उनको अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और हर तरीके से जहाँ भी उन्हें मदद मिले वो मदद लेना ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा औरतें इसलिए मानसिक बीमारियों से परेशान हैं क्योंकि वो उनकी जो लाइफ सिचुएशन है वो बिल्कुल इनटॉलरेबल है। वे बेइज्जती का सामना करती हैं, हर रोज़ शारीरिक अब्यूज़ का सामना करती हैं और इसके साथ साथ में हर चीज़ में उन्हें एक तरह से ब्लेम दिया जाता है, उनको जिम्मेदार पाया जाता है। 45 से 55 वर्ष की महिलाएं माना जाए डॉक्टर नीना, इसके अंदर एक तो वो स्थिति जहां पर रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज हो रहा है एंड आफ्टर मेनोपॉज किस तरह की समस्याएं वहां पर आप देखती हैं और कैसे उनको एड्रेस किया जाए? I think menopause एक phase है which is actually a declining phase in what we would put in women's health. But I think it's very important कि ये जाने कि इसमें उनके जो शारीरिक और सबसे ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो शरीर में पता है कि उनका बोन हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है जी। हड्डी की मजबूती कम हो रही है तो बोन हेल्थ डिक्लाइन कर रही है, इसलिए बहुत ज़रूरी है उनको उनकी डाइट, उनकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए। उनको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स की बहुत आवश्यकता होगी।
इस वक्त औरतों का एक मीनोपॉजल सिम्टम्स होना काफ़ी महिलाओं में दिखा है, जैसे चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग्स या हॉट फ्लैशेस, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिसको कई लोग मानसिक प्रॉब्लम्स भी लिया जाते हैं। आई थिंक डॉक्टर देश पांडे इस बात को शेयर करेंगी कि इसको एक कॉम्प्रिहेंसिवली देखा जाए तो उनको अगर बहुत अक्यूट मीनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं उसको बिल्कुल मतलब नज़रअंदाज ना करें, उनको ध्यान से दें, डाइट में खास ध्यान दें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है कुछ तरह से शारीरिक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो योगा हो या कुछ मेडिटेशन हो, ये सब बहुत ज़रूरी है इस स्टेज में। डॉक्टर देश पांडे, आप भी इसमें अपना रिएक्शन ऐड कर दीजिए कि क्या उसके अंदर और किया जा सकता है। जी हाँ, जो ये खून वगैरह की जाने की बात कर रहे थे, अनीमिया की बात कर रहे थे, तो ये बिहार से बात कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगी कि अगर छोटी छोटी चीज़ें खाने पीने में अगर कुछ बदलाव लाएं, इमली रोज़ खाएं, पालक, मेथी, जहाँ तक हो सके लोहे के बर्तन में कुकिंग करें या रोटी बनाएं, तो उससे भी अनीमिया का कुछ हद तक सामना किया जा सकता है। साथ साथ में ये जो रजोनिवृत्ति की बात कर रही थी, कई बार मैं सोचती हूँ कि औरतों को एक तरह से लांछित किया जाता है कि इनका तो मेनोपॉज हो गया, ये तो किसी काम की नहीं है। इस वजह से भी कई बार उनको मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियों से सामना करना पड़ता है। ऑफ कोर्स हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उसकी वजह से हॉट फ्लशेस होना या नींद वगैरह में, खाने पीने में तकलीफ होना ये स्वाभाविक है, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से जैसे मैडम ने कहा था, एक रेगुलर टाइम टेबल, खान पान और स्वास्थ्य, एक्सरसाइज, ये करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो अभी कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कैसे रखें महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ख्याल, ये आज हम विशेषज्ञों से जान रहे हैं। टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। आज का सवाल है कि महिलाओं को स्वस्थ जीवन और बीमारियों से बचाव के लिए इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए, शराब व तंबाकू के सेवन से परहेज। ऑप्शन बी, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। या फिर ऑप्शन सी, वसायुक्त आहार का अधिक मात्रा में सेवन करना या क्रैश डाइटिंग करना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर स्मिता आपको, महिलाओं में मानसिक समस्याएं पुरुषों के मुकाबले कम होती हैं? जी नहीं, ये गलत है। महिलाओं में कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि वे हर तरह का अब्यूज़ ज़िंदगी भर फेस करती रहती हैं, और हम मानते हैं कि कई मानसिक तकलीफ़ें केवल इस तरह के पुअर लिविंग कंडीशंस की वजह से होती हैं। जी डॉक्टर जुल्का, स्तन कैंसर और प्रजनन अंगों के कैंसर सिर्फ उन्हीं महिलाओं को हो सकते हैं जिनमें पारिवारिक इतिहास हो इनका? नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दूसरों को भी हो सकते हैं। पारिवारिक इतिहास जिसका है उसको ज़्यादा होने की संभावना होती है, लेकिन दूसरों को भी हो सकते हैं। डॉक्टर नीना, सेहत पर सिर्फ उन्हीं महिलाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है जिन्हें पहले से कोई बीमारी है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अमूमन तौर पे जिनको पुरानी मतलब शारीरिक तकलीफ हो उनको तो ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी, पर किसी भी महिला को प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड। डॉक्टर स्मिता, महिलाएं रोकर अपना तनाव कम कर लेती हैं, इसलिए उन्हें डिप्रेशन नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अत्यधिक रोना भी हम एक मानसिक डिप्रेशन की ही सिम्टम को मानते हैं। और जब डिप्रेशन, उदासीनता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अपने आप से रोना आता है, क्योंकि वो एक लक्षण, बीमारी का लक्षण होता है, असहाय महसूस करना और ऐसा महसूस करना कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, तो ये ज़्यादा सीरियस डिप्रेशन है। डॉक्टर जुल्का, स्तन कैंसर के खतरे को कौन बढ़ाता है? नहीं, स्तन कैंसर के खतरे को एक तो पारिवारिक, जैसा कि अभी डिस्कस किया, दूसरा मोटापा, मोटापे से भी स्तन का कैंसर हो सकता है। कुछ इसमें मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल का मतलब जैसे स्तनपान करना, मतलब आप स्तनपान कीजिए साल भर या 2 साल तक स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग जिसे हम कहते हैं। मोटापे को अवॉइड कीजिए
और आप रेगुलर हैबिट्स अपनी रखिए, मतलब ये नहीं कि सेडेंट्री हैबिट्स रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो ये सारे जो कारण हैं, अर्ली मिनार की लेट मीनोपॉज, ये तो आपके हाथ में नहीं, नॉन मॉडिफाइबल में आ जी गए। हाँ जी। और तो इसलिए इसमें कुछ नॉन मॉडिफाइबल है, कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स। जी डॉक्टर नीना, बचपन में लड़कियों को सही पोषण न मिले तो क्या खतरा हो सकता है? अगर उनको सही पोषण नहीं हो तो उनकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ को असर पड़ सकता है। सबसे पहले अगर अच्छे पोषण नहीं मिले तो अनीमिया की परेशानी हो सकती है। ऐसी लड़कियों की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ सकता है, ग्रोथ स्पर्ट्स इफेक्ट होंगी, और अनीमिया के बाद साथ साथ अगर बोन हेल्थ देखी जाए तो वो भी इफेक्ट करेगी शारीरिक तौर पे। रैपिड फायर के 2 राउंड अभी पूरे हुए हैं। हम चाहेंगे कि कई राउंड्स हैं तो हम जल्दी जल्दी उनके जवाब चाहेंगे। डॉक्टर स्मिता, किशोरियों में किन मानसिक बदलावों या लक्षणों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी होगा? उनके अचानक बर्ताव में फ़र्क पड़ना, अगर कोई वे नशे के सेवन करने लगे तो उस पर ध्यान देना, अगर उनकी पढ़ाई लिखाई का और रेगुलर लाइफ रूटीन में अगर बदलाव आने लगे तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खासकर अगर वो इंटरेस्ट कम करने लगे या अपने आप में रहने लगे तो ये खतरे की निशानी है। डॉक्टर जिल्का, कौन से कारक हैं जो गर्भाशय के कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं? देखिए, सर्वाइकल कैंसर हम हमेशा कहते हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जो आपके एक से ज़्यादा पार्टनर हैं, उसमें HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन आजकल जो TCGA की स्टडी है, द जीनोम एटलस जो स्टडी आई है, उसमें कई जीन्स पाई गई हैं जो नॉन HPV रिलेटेड हैं। जी। तो उनका मतलब ये HPV रिलेटेड भी हो सकता है, नॉन HPV रिलेटेड भी हो सकता है। डॉक्टर नीना, किशोरियों में पोषण की ज़रूरत क्यों ज़्यादा होती है? इसलिए क्योंकि उनकी ग्रोथ की स्टेट है, ग्रोथ स्पर्ट है, इसके वजह से उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा न्यूट्रिशन। डॉक्टर स्मिता देशपांडे, कुछ महिलाओं को गर्भावस्था में या उसके बाद एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, कैसे दूर करें? देखिए, सबसे पहले तो उनको परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए। उनको किसी तरह के दोषी नहीं ठहराना चाहिए कि लड़का ही हुआ या लड़की ही हुई या उनको प्रेगनेंसी में तकलीफ हुई। प्रेगनेंसी में उन्हें एक्टिव रहना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में सपोर्ट भी ज़रूरी है। अगर प्रॉपर ANC केयर और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वगैरह हो तो उनकी जो डिप्रेशन वगैरह है, अगर हो भी जाता है तो जल्दी पकड़ में आ जाता है, और जितनी जल्दी पकड़ में आके उसका जितनी जल्दी इलाज शुरू किया जाए उतना ही उनको फ़ायदा जल्दी होगा। डॉक्टर जिल्का, स्तन कैंसर के लक्षण क्या होंगे? लक्षण जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्तन में गांठ होना, और उस गांठ में पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता। तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि दर्द तो था ही नहीं, हम इसलिए गांठ को दिखाने ही नहीं गए और कुछ शर्म के मारे नहीं गए। बगल में गांठ होना, निप्पल का धंस जाना, अंदर धंस जाना, जिसको हम निप्पल रिट्रैक्शन कहते हैं, या निप्पल में से खून का आना या कुछ भी रक्तस्राव आना, तो और गले में गांठ हो जाना, तो ये सारे लक्षण हों तो डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें गांठ में दर्द नहीं है तो कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस गांठ में दर्द नहीं होता वो कैंसर की हो सकती है। जी। डॉक्टर नीना, गर्भावस्था के दौरान कौन सी जांच या रेगुलर चेक्स जरूर करवाने चाहिए? गर्भावस्था में बहुत ज़रूरी है कि उस यंग महिला का हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक हो, उसका ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की महिलाओं को इस प्रेगनेंसी में आने वाली प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे देश में डायबिटीज़ की समस्या कॉमन है, और इसलिए ये प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक है। साथ में थायराइड एक प्रॉब्लम है जो कि दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया में है। तो प्रेगनेंसी एक ऐसे टाइम है जिस वक्त हम एक महिला को उसके थायराइड प्रॉब्लम्स के लिए जांचना ज़रूरी समझेंगे जी। और साथ साथ थैलेसीमिया स्क्रीनिंग एक ऐसी जांच है जो कि प्रेगनेंसी से पहले होनी चाहिए। सो थैलेसीमिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर स्मिता, मानसिक समस्या है किसी महिला को तो किन लक्षणों से पहचानेंगे? सबसे कॉमन मानसिक समस्याएं एंजाइटी और डिप्रेशन की मानी जाती हैं। तो उसमें अगर अनावश्यक और बिना वजह के तनाव हो, मन हमेशा खराब रहे, उदासीन रहे, जिन चीज़ों में उसे पहले आनंद मिलता था उन चीज़ों में रुचि कम हो जाए, साथ साथ में अगर जैसी ये बीमारी बढ़ती जाती है तो काम पर और खाने पीने पर
और सोशल रिलेशंस पर भी असर पड़ने लगता है। जी। इन चीज़ों में जब बदलाव आने लगे या वो खुद भी कंप्लेन करती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और कई बार अलग अलग तरह के अनएक्सप्लेन्ड शारीरिक एक्स एंड पेन्स अगर होने लगे तो वो समझना चाहिए कि ये मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं और इसकी जांच करना ज़रूरी है। जी, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए डॉक्टर जुल्का क्या कोई वैक्सीन उपलब्ध है? हाँ जी, अभी वैक्सीन उपलब्ध है जो HPV रिलेटेड वैक्सीन है। तो वो वैक्सीन हमें, लेकिन लोग 50 साल की उम्र में आके कहते हैं जी वैक्सीन लगा दीजिए, तो वो वैक्सीन तभी यूज़फुल होगा जब आपका फर्स्ट सेक्सुअल जो एक्सपोजर है उससे पहले लगाएं, ठीक। तो तभी वो यूज़फुल होगा। डॉक्टर नीना, अनीमिया को दूर कैसे रखें? न्यूट्रिशन यानी कि खान पान पे ध्यान देना चाहिए और घर में जो जैसा खाना उसके पोषक खाने की तरफ ध्यान हो, चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंट तक। और जब लेडी प्रेग्नेंट हो तो उसको अनीमिया को बचाने के लिए आयरन का प्रोफाइलैक्सिस यानी कि ऊपर से आयरन की डोसेस देना ज़रूरी है। डॉक्टर स्मिता देशपांडे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? महिलाओं को अपना आत्मसम्मान डेवलप करना चाहिए कि वे भी एक व्यक्ति हैं और उनको अपनी घर में और समाज में जगह बनाने की बहुत ज़रूरत है। ये दैट सेड, अगर उन्हें उनका सम्मान जो चाहिए वो नहीं मिलता तो हमारी सरकार ने और हमारे पूरी व्यवस्था ने बहुत सारे ऐसे रिलीफ्स उनके लिए दिए हुए हैं जिनका उन्होंने उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हर पुलिस स्टेशन में एक विमेंस सेल होता है, विमेंस सेल में वो अपनी तकलीफ़ लेके जा सकती हैं। उससे अगर कम तकलीफ़ हो तो परिवार वालों से शेयर कर सकती हैं या डॉक्टर को भी दिखा सकती हैं। डॉक्टर जुल्का, साथ साथ में मैं एक केवल चीज़ बताना चाहूँगी, जो एक सबसे बड़ी प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ मेंटल इलनेस है कि किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। हम अब देख रहे हैं कि औरतें भी तंबाकू, शराब और अन्य नशे की ओर प्रवृत्त हो रही हैं, केवल इस वजह से कि वो और आदमियों के साथ होड़ लगाती हैं। इस होड़ में ना शामिल हों और नशे से दूर रहें। जी, डॉक्टर जुल्का, महिलाओं में कैंसर को किस तरह से खतरे को दूर रखा जा सकता है? जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, कैंसर को हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो दैट इज़ ऑलवेज ट्रू। क्योंकि आपको, जैसे हमने स्तन का कैंसर की बात की, जी। स्वयं एग्जामिनेशन बाय अ फिजिशियन, और दूसरा मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, आजकल टोमोसिंथेसिस आ गया है जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता चल सकता है। और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो नंबर 2 कैंसर है, उसका भी पैप स्मीयर या फिर एस्टिक एसिड, एक गांव में एक स्टडी हुई है जिसमें एस्टिक एसिड लगा के हमने पता किया कि कैंसर है या नहीं है। जी। और HPV DNA करा सकते हैं। जी, डॉक्टर नीना, किस तरह से आप बताना चाहेंगी कि महिलाओं के स्वास्थ्यपूर्ण जीवन के लिए क्या मंत्र होना चाहिए? मंत्र है स्टे फिट, ईट हेल्दी एंड डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जिससे कि वो शारीरिक रूप से ओबेसिटी से बचा सकें। और ये हर एज ग्रुप में अप्लाई करेगा फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टू मेनोपॉज। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आप सभी का बहुत ज़रूरत है कि हम सब, चाहे वो महिलाएं खुद हों या फिर उनका परिवार, विशेष ध्यान दें उनके स्वास्थ्य पर, क्योंकि अगर महिलाएं स्वस्थ होंगी तभी आपका परिवार भी स्वस्थ बनेगा। और महिलाओं का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रखने के लिए जानकारी के साथ साथ जो जानकारी आपके पास है उसको सही तरह से प्रयोग में लाया जाए, इसकी भी ज़रूरत होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये बात हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि महिलाओं के सामने अब भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। दुनिया में आने से पहले ही उन्हें मिटा देना या उनके जन्म के बाद उनके अस्तित्व पर कभी भेदभाव और कभी किसी और तरह से संकट बना रहता है। लेकिन अंधेरे के पार उजाला दिखाई देता है। दुनिया बदल रही है बहुत तेज़ी से और हमारी सोच बदल रही है बहुत धीरे धीरे, लेकिन ये भी कम नहीं है, बदल तो रही है। सिर्फ एक दिन महिला दिवस नहीं, हर रोज़ महिला दिवस हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम जानते हैं उनके बिना ये दुनिया पूरी कहाँ है, अधूरी है। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।